नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज हम सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत का विवेचन करेंगे। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रवर्तक हॉब्स और लॉक के साथ जीन जैक्स रूसो का नाम भी महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन रूसो का जो दर्शन है वह हॉब्स और लॉक से एकदम भिन्न है। हॉब्स अपने समझौते के द्वारा जहाँ निरंकुशवादी स्वरूप का प्रतिपादन करता है, लॉक सीमित प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रवर्तक है, वहीं रूसो का जो नाम है वो लोकतंत्रवादी चिंतन के साथ जुड़ा हुआ है। रूसो के विचारों का ही परिणाम है कि फ्रांस के क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिली और फ्रांस की क्रांति घटित हुई। स्वतंत्रता, समानता, इन दो सिद्धांत जो कि फ्रांस की क्रांति किनारे बने थे, वो रूसो के विचारों से ही प्रेरणा ली हुई थी। रूसो की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है और इसी ग्रंथ में उसने अपने राजनीतिक विचारों को समाहित किया गया है। रूसो अपने इस ग्रंथ में अपने सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामान्य इच्छा के सिद्धांत का प्रतिपादन भी करता है। यद्यपि हम देखते हैं उसके राजनीतिक विचारों में हमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, निरंकुशवाद और लोकतंत्र संबंधी समस्त विचार एक साथ दिखाई देते हैं। रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट के संदर्भ में वाहन ने लिखा है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स के पश्चात ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट राज दर्शन पर लिखी हुई सबसे अधिक मौलिक और विचारों की दौड़ में सबसे अधिक समृद्ध रचना है। रूसो को स्वतंत्रता और लोकतंत्र का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजनीतिक विचारों के इतिहास में समानता और सामान्य व्यक्ति में विकास की जो भावना है वो रूसो ने पहली बार स्पष्ट की। रूसो का तो ये वाक्य न केवल इतिहास में बल्कि आज वर्तमान में भी इतना प्रासंगिक है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, अर्थात मनुष्य की स्वतंत्रता का रूसो प्रबल समर्थक है। रूसो ने हॉब्स और लॉक दोनों के समान ही अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम बात करते हैं रूसो की रचनाओं की। रूसो ने अपने अनेक मौलिक ग्रंथ लिखे जिसमें उन्होंने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया। रूसो के राजनीतिक विचारों में विशेषतः व्यक्तिवाद, समाजवाद, लोकतंत्र संबंधी विचार माने जाते हैं। रूसो का सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उसके राज दर्शन संबंधी गंभीर विचारों का विवेचन किया है। दी इमाइरल, रूसो इसमें अपनी शिक्षा संबंधी प्रगतिशील विचारों का उल्लेख करता है। डिस्कोर्सेज ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट्स एंड साइंसेज नामक ग्रंथ भी रूसो ने लिखा है। इकोनॉमिक पॉलिटिक्स उसका एक महत्वपूर्ण अन्य ग्रंथ है और कन्फेशंस ये रूसो के महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब हम बात करते हैं रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की, जिसे रूसो के राजनीतिक विचारों के रूप में भी हम समाहित कर सकते हैं। हॉब्स और लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थक है। उसका उद्देश्य व्यक्तिवाद और व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना ही नहीं है, बल्कि वह समाज के नैतिक पतन के भी प्रति अत्यधिक चिंतित था और उसका यही मानना था कि मनुष्य जो है वो नैतिक दृष्टि से उच्च होना चाहिए। अपने समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट में करता है। अब हम रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत में उसके मानव स्वभाव का चित्रण देखते हैं कि रूसो ने मानव स्वभाव को किस हिसाब से बताया है। रूसो की रचनाओं में मनुष्य का चित्रण एक ऐसे तनावग्रस्त व्यक्ति के रूप में है जिसका एक तनाव रहित अतीत, एक तनाव मुक्त भविष्य का निर्माण करने की प्रेरणा देता है। यद्यपि रूसो की मानना है कि इस तनावग्रस्त व्यक्ति में दो प्रवृत्तियां हैं जिसे रूसो ने स्वार्थ और परमार्थ का नाम दिया है, और रूसो ये मानता है कि इन स्वार्थ और परमार्थ में आपसी कश्मकश में रहता है और इसी से चेतना का जन्म होता है।
इसलिए रूसो ने चेतना को जो है एक नेत्रहीन इच्छा माना है जो शुभ कर्म करना चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं कि मुझे वास्तव में करना क्या है। इसी के आधार पर रूसो ने मानवीय स्वभाव का चित्रण किया है। रूसो की सामाजिक समझौते सिद्धांत में जो है व्यक्ति अप्राकृतिक व्यक्ति जो है जिसमें स्वार्थ और परमार्थ है, उसमें चेतना भी है, उसमें विवेक भी है, और ये मनुष्य जो है प्राकृतिक मनुष्य है और इसमें तनाव उत्पन्न होता है। जैसे रूसो ने बताया ना, स्वार्थ और परमार्थ उन दोनों के बीच में कश्मकश की स्थिति होती है जिससे चेतना उत्पन्न होती है, और ये चेतना जो है वो शुभ अर्थात सामान्य इच्छा के कार्य करना चाहती है। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था में रूसो के अनुसार मनुष्य का जो स्वाभाविक रूप से जो था मनुष्य, वो अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, स्वस्थ, शांति प्रेमी और एकांत प्रिय व्यक्ति था। इस संबंध में रूसो के जो विचार है वो हॉब्स और लोग दोनों से बिल्कुल भिन्न है। अर्थात रूसो ने मनुष्य को पशुतुल्य, निष्पाप, निर्दोष तथा स्वाभाविक रूप से अच्छा माना है। और इसके साथ ही रूसो ये कहता है कि सभ्यता के उदय और विकास के साथ साथ मनुष्य की तनावग्रस्तता बढ़ती रहती है, और यही तनावग्रस्तता मनुष्य में चेतना उत्पन्न करती है, और इसी चेतना से राज्य का निर्माण होता है, और राज्य का निर्माण सामाजिक समझौते सिद्धांत के द्वारा किया जाता है। अब रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का विवेचन ये है। रूसो ने प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को जहाँ पशुतुल्य, निर्दोष और निष्पाप माना है, उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। इस अवस्था में व्यक्ति जो है वनों में विचरण करता है, ना उसका कोई घर है, ना उसकी कोई संपत्ति है, वह सादगी और परमार्थ के साथ जंगल जीवन में व्यतीत करता है। सबके समान अधिकार है, उनमें किसी प्रकार का कोई देश कलह नहीं है, ना कोई सभ्यता है, ना सभ्यता की आवश्यकता है। मनुष्य जो है एकांत में सुखी है, बेपरवाह की ज़िंदगी जीता है, और ना ही भाषा का माध्यम है। इस प्रकार रूसो ने मनुष्य को, प्राकृतिक मनुष्य को एकाकी, स्वतंत्र, नैतिक, अनैतिक, भावनाओं से मुक्त, संपत्ति और परिवार से रहित आदिम स्वर्ण युग की स्वर्गीय अवस्था का नाम दिया है। इस प्राकृतिक अवस्था के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का यूज करता है। तो ये कहता है कि जो अवस्था है वो आदर्श बर्बर है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एकदम सादगी और परम सुख के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। रूसो की प्राकृतिक अवस्था के अतिरिक्त फिर हम ये देखते हैं कि रूसो के समझौते सिद्धांत में कौन से ऐसे कारण थे कि व्यक्ति आपस में समझौता करने के लिए तैयार हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि रूसो ने प्राकृतिक अवस्था को आदर्श बर्बर कहा है, आदर्श व्यवस्था कहा है, जहाँ मनुष्य एक मासूम, निर्दोष और निर्मल पंछी की तरह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेता है। ना किसी प्रकार की कोई सभ्यता है, ना कोई भाषा है, वह स्वच्छंदतापूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। ना उसे संपत्ति की चिंता है, ना उसे रहन सहन की चिंता है। लेकिन धीरे धीरे जो ये अवस्था थी वह स्वर्णिम अवस्था अधिक दिनों तक कायम नहीं रही। जैसे जैसे मानव के ज्ञान में वृद्धि हुई, अग्नि का विकास हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ, छोटे मोटे ढंग के हथियार और औजार अस्तित्व में आए, लोगों का घुमक्कड़ वंचर जीवन छूट गया, वह एक निश्चित स्थान पर बसने लगे। स्त्री और पुरुषों का जो आकस्मिक मिलन कुछ स्थायी होने लगा, परिवार अस्तित्व में आए, संपत्ति की धारणा प्रचलन में आई, व्यक्तिगत संपत्ति का सिद्धांत अस्तित्व में आया, जिससे लोगों में परस्पर कलह, द्वेष, हिंसा, युद्ध आदि का प्रादुर्भाव हुआ। और संपत्ति के उदय ने व्यक्ति की स्वर्णिम अवस्था को समाप्त कर दिया जिससे मनुष्य संपत्ति का भूखा, स्वार्थी, घमंडी। संपत्ति के उदय ने व्यक्ति को स्वार्थी, घमंडी, इंसानियत का दुश्मन आदि बना दिया, जिसके कारण सभ्यता के विकास होने के साथ साथ दरिद्रता, शोषण, हत्या और बीमारी भी बढ़ती चली गई। अर्थात मनुष्य जो है हिंसा की ओर प्रवृत्त हो गया, और इसी हिंसक अवस्था के कारण समाज और राज्य का उदय होने लगा। रूसो ने माना कि मनुष्य संपत्ति के उदय के कारण अपने स्वभाव में उसके स्वभाव में परिवर्तन आ गया। वह सभ्यता और सभ्य समाज आदि की अवहेलना करने लगा, और इसी स्थिति ने मनुष्य को सामाजिक समझौता सिद्धांत
के अंतर्गत अर्थात समझौता करने के लिए प्रेरित किया है। रूसो ने कहा भी है, प्रकृति की ओर ले चलो। वह कहता है हमारा अज्ञान, हमारा भोलापन, हमारी गरीबी लौटा दो हम, ताकि स्वतंत्र हो जाए। इसी के आधार पर रूसो का जो मानव है वो सामाजिक समझौता करता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक समझौते के द्वारा किस राज्य का जो निर्माण होता है उस राज्य का स्वरूप क्या है। युद्ध और संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए रूसो एक सामाजिक समझौता सिद्धांत की कल्पना करता है। सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और उनके द्वारा संपूर्ण अधिकारों का समर्पण कर दिया जाता है, लेकिन अधिकारों का यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं अपितु संपूर्ण समाज के लिए किया जाता है। रूसो के अनुसार मनुष्य ने आपस में एक समझौता किया। इस समझौते में सभी व्यक्ति भाग लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित नहीं करता और संपूर्ण समाज को अर्पित कर देता है। अर्थात ये जो समझौता है वह निजी स्वरूप और सामूहिक स्वरूप दोनों के मध्य होता है। इस समझौते में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों को आक्रमण नहीं होता और उसकी अधिकारों की रक्षा के लिए समाज का निर्माण कर दिया जाता है। अर्थात रूसो के समझौते में प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व के स्थान पर समूह बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। व्यक्ति एक नैतिक और सामूहिक निकाय का जन्म करता है और सभी सदस्य मिलकर राज्य का निर्माण करते हैं। अर्थात रूसो का जो राज्य है वो लोकतांत्रिक राज्य है। सामाजिक समझौते के द्वारा निर्मित जो राज्य है उसको रूसो ने सामान्य इच्छा का नाम दिया है। सामान्य इच्छा में ही संप्रभुता की अभिव्यक्ति होती है। सभी व्यक्ति सामान्य इच्छा के अधीन रहते हुए कार्य करते हैं। प्रत्येक नागरिक का संप्रभुता में एक भाग होता है। साथ ही वह जानता भी है कि उसको सामान्य इच्छा के समस्त कानूनों को पालना करनी है। अब हम देखते हैं रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की विशेषताएं। सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण शक्ति व अधिकार सबको समर्पित कर देता है। समर्पण का आधार शर्त है और यह शर्त यह है कि सभी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण सामान्य इच्छा के द्वारा किया जाएगा। समझौते के परिणाम स्वरूप व्यष्टि का स्थान समष्टि तथा व्यक्तिगत इच्छा का स्थान सामान्य इच्छा ले लेती है। समझौते की क्रिया के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों के निजी व्यक्तित्व के स्थान पर एक सामूहिक व्यक्तित्व स्थापित हो जाता है, जिसकी एक पृथक पहचान, जीवन और इच्छा होती है। सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप मनुष्य की परतंत्रता का अंत हो जाता है और वह वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है और जीवन की एक निश्चित विधि में भी डल जाता है। रूसो के समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, बल्कि जो अधिकार वह दूसरों को अपने ऊपर दे देता है वही अधिकार वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति से भी प्राप्त कर लेता है। रूसो के समझौते में किसी प्रकार की सरकार की स्थापना नहीं होती, वरन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक ऐसे समाज की स्थापना होती है जिसके संचालन का आधार समाज की एक सामान्य इच्छा होती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि रूसो ने सामान्य इच्छा को शुभ व कल्याणकारी बताया है और उसका कार्य है सिर्फ प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना, सबकी इच्छा या सबकी भलाई का कार्य करना। इस समझौते के द्वारा जिस प्रकार के राज्य का निर्माण होता है वह एक सावयव राज्य है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति राज्य का अविभाज्य अंग होने के साथ साथ राज्य से किसी भी प्रकार से अलग नहीं हो सकता। अर्थात व्यक्ति राज्य के विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता। इस विशेषताओं के आधार पर हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि रूसो का सामाजिक समझौता लोक से समझौते से भिन्न होते हुए भी उन दोनों ही समझौते से प्रभावित है। अब हम देखते हैं रूसो के समझौते सिद्धांत की आलोचना। अर्थात रूसो के सिद्धांत में ऐसी क्या कमियां थी कि उसको आलोचना के चरण से भी गुजरना पड़ा। सबसे पहले हम देखें तो बेंथम, वाहन और एडम डबर्ग ने उसके सिद्धांत की कटु आलोचना की। उन्होंने माना कि जो रूसो ने प्राकृतिक अवस्था का जो चित्र प्रस्तुत किया है, जो उसका चित्रण किया है, एकदम काल्पनिक है। आज तक ऐतिहासिक रूप से हमें ऐसा कोई तथ्य नहीं मिला जिससे हम ये स्पष्ट कर सके कि मनुष्य ऐसा शांतिमय, सुखमय और आदर्श जीवन व्यतीत करता था। दूसरी जो आलोचना रूसो की समझौते की जाती है वो उसके मानव स्वभाव को लेकर की जाती है। यद्यपि रूसो ये मानता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा और गुणी है, लेकिन जो उसमें दोष है वो उसमें आंतरिक रूप से नहीं बल्कि बाह्य परिस्थितियों से आते हैं।
जबकि हम ये जानते हैं कि मनुष्य में अच्छाई और बुराई दोनों का सम्मिश्रण है। अगली जो उसकी आलोचना है वो ये है कि रूसो जो है ये मानता है कि राज्य का जन्म जो है किसी समझौते के कारण हुआ है, लेकिन आज हम देखते हैं कि राज्य किसी समय विशेष में जन्म नहीं हुआ, उसका बल्कि एक क्रमिक विकास हुआ है धीरे धीरे। रूसो के समझौते में विरोधाभास भी देखने को मिलता है, क्योंकि एक तरफ तो रूसो समझौते के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों को ले लेता है और सामान्य इच्छा का निर्माण करता है, और उसका ये मानना है कि सामान्य इच्छा कभी भी कोई गलती नहीं कर सकती। इस समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपनी संपूर्ण स्वतंत्रता और अधिकार समाज को समर्पित कर देता है और व्यक्ति की जो स्थिति है वह अधिकार विहीन हो जाती है। यद्यपि रूसो ये कहता है कि व्यक्ति जब अपने अधिकार समाज को दे देता है तो समाज उसके लिए कल्याणकारी कार्य करता है, लेकिन इस आधार पर रूसो की सामान्य इच्छा पूर्णतः निरंकुश हो जाती है। अब रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत की इन आलोचनाओं के साथ साथ कुछ अलग महत्व भी है। रूसो की यद्यपि सिद्धांत को काल्पनिक और निरंकुश भी कहा गया, लेकिन पहली बात तो यह है कि रूसो ने सबसे पहले दैवीय अधिकार के सिद्धांत पर कटु प्रहार किया। जब तक आज तक हमने ये सुना है कि राज्य जो है दैवीय उत्पत्ति के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ है या राज्य का उदय या विकास हुआ है, उस अधिकार पर रूसो ने कटु प्रहार किया। दूसरा महत्व इस बात में है कि उसने राज्यों को मानवीय संस्था बनाकर निरंकुश शासन का विरोध भी किया है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, उसने राज्यों और शासन का आधार जन सहमति को बताया है, अर्थात रूसो लोकतंत्रात्मक राज्य का समर्थन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को सुदृढ़ बनाया है। इन सब बातों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रूसो का जो सिद्धांत है हॉब्स व लोब से पृथक होकर भी सामाजिक समझौता के सिद्धांत में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है।